जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशियोलॉजी इन यूरोप एंड यूएसए। तो इसका जो है वर्ड लिमिट होगा 150 वर्ड्स और हम लोग देखेंगे कि उस दौरान, जैसे कि आपको पता था, यूरोप में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो और जगह पे भी पड़ा। अब हम देखेंगे कि यूएसए में जो यूरोपियन सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए थे उसका यूएस में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे वैसे बुक में नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अपने इंडिया में भी देखने को मिलता है। हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने वो इन्फ्लुएंस होके, मतलब यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस होके, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, एमिली डार्कहाइम हो गया, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने जो है एक रेनेसा का स्टेप लेने का कोशिश किया। तो ये जो है यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म्स जो हुए थे, इसका इम्पैक्ट आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लोरिश्ड बिगेन विद ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएस। कमेंट। तो इसमें मैंने लिखना नहीं हुआ कि 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो इसीलिए मैंने ये बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है कि यूएसए में किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत लिखेंगे कि यूएसए में किस तरह से फ्लरिश हुआ था सोशियोलॉजी। So, like their European predecessors, the US sociologists tried to understand and solve the problem of their time, such as crime, broken home, poor neighborhood, and racial problems. देखो, आपको अगर अच्छाई एक जगह पे एक मिलेगी तो उसी जगह पे बुराई आपको 100 मिलेगी। अच्छे लोग अगर आपको एक मिलते हैं, किधर भी आप जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे घर पे, किधर भी, नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में, अगर आपको अच्छे लोग एक मिलते हैं तो बुरे लोग 10 मिलते हैं। तो यूरोप में जिस तरह का कंडीशन था, फ्यूडलिज्म था, उसके बाद चर्च की मोनोपोली थी, स्टेट की मोनोपोली थी, ठीक उसी तरह से यूएस में भी था। ये डोमिनेंसी, इनइक्वालिटीज़ थी, भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, क्राइम था, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, सोशल लेवल्स थी, वो थी। तो बट ऑब्वियस है, जब यूरोप ने ये स्टेप लिया, रिफॉर्मिस्ट एक्शन लिया, अपने लिए स्टैंड लिया, तो उनको देख के बाकी लोग भी, अरे हमारे यहाँ पे भी जो सोशल इल्स चल रहा है, अपन भी तो बंद कर सकते हैं ना ऐसा। तो बट ऑब्वियस है, उन्होंने भी, यूएसए ने भी सोचा कि अपन को भी करना है ये। बट द डील विद सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। तो बेसिकली दोनों का यही था कि एक भाई चला गया आगे आगे, उनके पीछे पीछे चले गए दूसरे भाई, मतलब एक भाई, मतलब यूरोप ने जिस तरह से स्टैंड लिया अपना, उनको देखते देखते छोटे भाई यूएसए ने भी बोला कि नहीं, अब तो अपने को भी स्टैंड लेना है। बस सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों का प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यूरोप का प्रोसेस थोड़ा अलग था और यूएसए का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। क्या क्या प्रोसेस था, चलिए देखते हैं। तो द यूरोपियंस वेर मोर इंटरेस्टेड, जस्ट अ सेक, मैं ये पेन जो है, ब्रश, वो ऑन कर लेती हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता। जस्ट अ सेक। So now we're going to study what is the difference between European and US sociologists. The Europeans were more interested in developing large-scale social theories. तो अगर सिंपल से वर्ड में बोले तो यूरोपियंस जो थे वो मैक्रो प्रॉब्लम्स, यानी कि लार्ज स्केल पे, जैसे हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है वो मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स को डील करता था, साइकोलॉजी माइक्रो लेवल पे। इधर आप यूरोपियन और यूएस को इधर इंटरचेंज कर लीजिए। मतलब अपना यूरोपियन जो था वो लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, यूएस सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो माइक्रो लेवल पे, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूरोपियन जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो एक पूरे समाज को ढूंढते थे कि भाई इस समाज में ये प्रॉब्लम है, ये समाज को ठीक करना है। लेकिन जो अपने यूरोपियन यूएस सोशियोलॉजिस्ट थे वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ढूंढते थे उस समाज में। मतलब ये पूरा समाज निकला किसी भी चीज़ का, चाहे वो फैमिली हो, उस फैमिली में एक पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इशू है, तो वो उस स्पेसिफिक इशू को ढूंढते थे, ना कि पूरी फैमिली को एनालाइज करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूरोपियन एंड यूएस सोशियोलॉजिस्ट। ये लिखना ही लिखना है आपको। अब बात करते हैं एक बहुत एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम इन यूएस, दैट हर नेम वाज जेन एडम्स।
A good example was Jane Addams, one of the founders of US sociology and social work. She was one of the founders of US sociologist and a great social worker. In Chicago, she set up and directed a center for social reform and research which she named Hull House. तो उन्होंने अपनी सोशल वर्क की कार्यशाला एक स्थापित करी थी जिनका नाम था हल हाउस. Most of the social activists working on Hull House were women. Their goal was to solve problems using sociological theory and research. देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि यूएस के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर फोकस करते थे. यहाँ पे जो अपनी एडम मैडम थी, जेन एडम मैडम जो थी, शी वॉज बेसिकली अ वुमन, और इसीलिए उनका जो मेन फोकस था वो बेसिकली वुमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम के रिलेटेड था. चाहे वो डाउरी हो या फिर चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी. ऐसा नहीं है कि मेल रिलेटेड इश्यूज़ को वो निगलेक्ट करती थी, वो करती थी, लेकिन इट वॉज अ परसेंटेज ऑफ 60-40 परसेंटेज था. तो इसीलिए उनके जो कार्यशाला थी हल हाउस, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स वे वुमेन, और जो प्रॉब्लम्स सुनी जाती थी वो बेसिकली वुमेन की थी. तो दे वे स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग, नॉट जनरलाइज्ड. इस दौरान यूएस में एक और ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आया. दैट वाज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू. For about 40 years after the turn of 20th century, most of the US sociologists concentrated on studying and solving social problems. However, the prosperity that followed World War II masked many social problems, causing the reformist fervor began to cool. वार के बाद जो एक सन्नाटा आता है, वार के बाद लोग क्या होता है, थक जाते हैं. क्राइम वार में एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जो है, रॉक बॉटम तक पहुंचा जाता है. जैसे वर्ल्ड वार टू में इतना मार काटी हुई सब तरफ से मार काटी, उसके बाद जो था क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि लोगों में इतनी क्षमता नहीं थी, ना पैसे थे कि और वेस्ट करें. तो एक पीसफुल पीरियड था. तो इस पीसफुल पीरियड को जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने समझ लिया कि हाँ, अब तो सोशल इल्स कोई है ही नहीं. इट वाज दिस पीसफुल पीरियड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू वाज मास्क्ड, कि अब जो सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि हम लोगों ने जो सोशल इविल्स के लिए जो हमने रिफॉर्म्स लिए थे दैट वर्कड, बट इट वाज नॉट दैट. ये जो था वार के बीच का जो रिजल्ट था, दिस वाज इट एंड इट मास्क दैट. तो सोशियोलॉजिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गया कि हाँ, हमारा जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, वी वर डन विथ हर थिंग. From 1945 to 1965, sociology was dominated by the attempt to develop scientific method that could be applied to the study of societies and social behavior. During this 2 decades, sociologists developed increasingly sophisticated research technique. तो इसीलिए उनका इस दौरान यूएसए में उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना मकसद तो पूरा हो गया कि सोशल लेवल्स को हम लोग ख़त्म करेंगे, अपना मकसद पूरा हो गया. सो इसीलिए they diverted their attention towards developing of scientific methods. Instead of looking for the social odds and all kind of things, they were diverted to developing research methods, research methodologies to study human society and societies at all, instead of solving the poverty and all kind of issues. तो ये थोड़े से शिफ्ट हुआ था ड्यूरिंग द और आफ्टर द वर्ल्ड वार टू. तो आई गेस 150 वर्ड्स में दिस इज़ मोर देन इनफ. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.